Hello students, myself Fakhruddin Chishti, Senior Faculty in GPS Science Academy. ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। आइए शुरू करते हैं बच्चों कि विद्युत क्या है, समझते हैं। एक एक पॉइंट पे अपन बात करते हैं और समझते हुए चलते हैं कि क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक क्या आता है अपना, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। एक एक पॉइंट पे अपन को बात करना है और फिर स्टेप टू स्टेप अपन को आगे बढ़ाना है। देखो विद्युत क्या है। विद्युत वह अज्ञात और अदृश्य शक्ति है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या कहा, विद्युत वह अज्ञात और अदृश्य शक्ति है जो हल्की वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। आपने बचपन में खूब एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ऐसे एक कंगा ले लिया होगा या फिर कोई भी प्लास्टिक की चीज ले ली होगी और सूखे बालों में आपने इस तरह से कंघी की होगी। कंघी तो आप दिन भर ही करते हो वैसे भी, है ना। तो इस तरह से आपने कंघी करी होगी, इस तरह से रगड़ा होगा और छोटे छोटे कागज के टुकड़े या धूल मिट्टी उनके पास में आप लेकर गए होंगे। तो उन्होंने क्या करा, उसको अपनी ओर आकर्षित कर दिया। क्या कर लिया उसने, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस बात का मतलब क्या है कि इसमें क्या हुआ, विद्युत उत्पन्न हो गया, या यूं बोल सकते हो आप कि उसमें आवेश उत्पन्न हो गया, जिससे क्या होगी, उसमें विद्युत उत्पन्न हो गया है। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं अपन यहां पर विद्युत क्या है। विद्युत वह अज्ञात और अदृश्य शक्ति है जो हल्की वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या आपने कभी लाइट को जाते हुए देखा, जैसे कोई वायर है कि हाँ बच्चा वो गई गई लाइट गई, ये गई नहीं ना, ये क्या है, अदृश्य है। तो क्या है, विद्युत वह अज्ञात और अदृश्य शक्ति है जो हल्की वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं इसके बाद विद्युत आवेश। क्या, विद्युत आवेश। देखो विद्युत आवेश क्या है, वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इनका अनुभव करता है। क्या है, विद्युत आवेश वो भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ क्या करता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इनका अनुभव करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में एक और परिभाषा आपके पास, आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु क्या हो जाती है, विद्युतमय हो जाती है। मतलब अगर उसमें आवेश उत्पन्न हो गया, इसका मतलब उसमें विद्युत का गुण उत्पन्न हो गया है। अभी हमने कहा था कि जैसे सूखे बालों में आपने कंघी की तो कंघी में आवेश उत्पन्न हो गया, इसका मतलब उसमें क्या है, विद्युत का गुण उत्पन्न हो गया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप समझते हैं, अपन एक और चीज और लेते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करता है, उनका अनुभव कैसे करता है, उसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जैसे मान लो कोई चार्ज है मेरे पास Q, अगर ये नियत है, V इक्वल टू क्या है आपका, नियत है, तो ये क्या करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर कोई आवेश क्या है आपका, स्थिर है, तो वो सिर्फ क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ओके, ठीक है। हर आवेश के आसपास क्या होता है, उसका क्षेत्र होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है बच्चों, पर अगर आपके पास कोई आवेश है और ये आवेश अगर नियत वेग से गतिमान है, नियत वेग से गतिमान है, तो ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और अगर तीसरी बात करूं मैं कि कोई आवेश है और अगर ये नियत वेग से गतिशील नहीं है, मतलब क्या कर रहा है, ये त्वरित गति कर रहा है। कोई आवेश क्या कर रहा है, एस्केलेटेड मोशन कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है, तो ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा। तो हम यहां तक हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसी को समझते हैं अपन, इस बात को क्या लिखा मैंने, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश वो भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका मतलब मैंने क्या कहा, अगर आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और अगर आवेश नियत वेग से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और अगर आवेश त्वरित गति कर रहा है, नियत वेग से गतिमान नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या करेगा,
उत्पन्न करेगा। ओके बच्चों, इसके बाद बात आती है कि आवेश का मात्रक क्या है। तो आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, अब अपन बात करते हैं, देखो विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसी हुई। विद्युत आवेश की उत्पत्ति की अपन बात करते हैं। देखो, साधारण अनुभव की बात है, जब हम सूखे बालों में कंघी करते हैं तो कंघी में क्या होता है, इस तरह से आप कंघी करी ऐसे, तो कंघी में क्या होता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कंघी में क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया है। कंघी में क्या हो गया बच्चों, आवेश उत्पन्न हो गया है। ठीक है, इस तरह से एक वैज्ञानिक हैं अपने बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या बताया कि घर्षण के फलस्वरूप एक वस्तु पर क्या आता है, धनावेश, और दूसरी वस्तु पर क्या आता है, ऋणावेश। जैसे मान लो आपने दो वस्तुओं को इस तरह से घर्षित किया तो एक वस्तु पर क्या आएगा, धनावेश, और दूसरी वस्तु पर क्या आएगा, ऋणावेश। ये किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो याद रहेगा आपको क्या बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि दो वस्तुओं को आप इस तरह से क्या करते हो, घर्षित करते हो, तो एक वस्तु पर क्या आता है, धनावेश, और दूसरी वस्तु पर क्या आता है बच्चों, ऋणावेश आता है। ओके, गिलबर्ट क्या कह रहे हैं, गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण उन पर क्या जाता है, आवेश आ जाता है। सिंपल सी बात है, सही कह रहे हैं आप, किसी भी दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। एक वस्तु क्या करेगी, दूसरे वस्तु को इलेक्ट्रॉन देगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आवेश की उत्पत्ति होगी। ठीक है, दो चीजें आपकी क्लियर हो गई है। इसके बाद बच्चों अपन बात करते हैं कि आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, धनावेश, और दूसरा क्या है, ऋणावेश। तो समझते हैं धनावेश क्या है। मैं एक लाइन लिखता हूं यहां पर, काफी इंपॉर्टेंट है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उस पर धनावेश आता है, उस पर धनावेश आता है, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आता है। इसका मतलब समझे, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उस पर क्या, धनावेश, देने वाले पे हमेशा क्या आएगा, धनावेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, जो एक्सेप्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन को, उस पर क्या आएगा, ऋणावेश। इसको सीधा सीधा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनों की कमी, जो दे रहा है ना उसके पास क्या होगी, कमी, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब क्या, धनावेश, और दूसरी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, उसके पास अधिकता हो गई है, तो उस पर क्या आएगा बच्चों, ऋणावेश। क्या आएगा बच्चों, उस पर ऋणावेश आएगा। ठीक है, तो याद रखना क्या, दो टाइप के हैं अपने पास चार्जेस हैं, आवेश दो प्रकार के हैं, एक तो हमारे पास धनावेश है और दूसरा हमारे पास क्या है, ऋणावेश। ठीक है बच्चों, धनावेश और ऋणावेश को अगर अपन परिभाषित करें तो किस तरह से करेंगे, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उस पर क्या आता है, धनावेश आता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है या ग्रहण करती है उस पर क्या आता है, ऋणावेश आता है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन दिए किसी ने, जो देती है उस पर धनावेश, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई इस पे, तो उसका क्या आ गया, उस पर धनावेश आ गया। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, मतलब किसी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो उस पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों यह है कि जैसे आपने कहा कि हम कोई भी दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण उन पर आवेश आ जाता है। तो हमने यहां पर एक टेबल बना के समझाया आपको, जैसे घर्षण की जाने वाली वस्तुएं हैं, किस पर धनावेश आता है और किस पर ऋणावेश आता है, हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने कांच और रेशम लिया, कांच और रेशम, सॉफ्ट आता है रेशम, इनको मैंने आपस में इस तरह से रगड़ा, तो इनके रगड़ने से क्या हुआ, कांच में से इलेक्ट्रॉन किधर गए, रेशम की तरफ। ठीक है, मतलब कांच में क्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो कांच पे क्या आया, धनावेश, और रेशम ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए,
इसका मतलब रेशम पे क्या आया, ऋण आवेश। तो ध्यान रखना, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उस पर धनावेश और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है उस पर ऋण आवेश आता है। तो यहां पर कांच और रेशम को हमने रगड़ा तो कांच पर क्या आया, धनावेश, और रेशम पर क्या आया बच्चों, ऋण आवेश। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, ऊन और प्लास्टिक। ऊन जानते हो आप, ऊन और प्लास्टिक। अगर ऊन और प्लास्टिक को आप इस तरह से रगड़ते हो तो वही वाली कहानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊन से किधर, प्लास्टिक की तरफ जा रहे हैं, तो ऊन में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी, और प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। तो यहां पर क्या आएगा, धनावेश किस पे, ऊन पे, और ऋणावेश किस पे, प्लास्टिक पे। और एग्जांपल है ऊन और रबर, आपस में रगड़ा आपने तो ऊन पे क्या, धनावेश, और रबर पे क्या, ऋणावेश। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, धनावेश और ऋणावेश को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो क्या है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आपने इलेक्ट्रिक करंट का फील लिया कि नहीं लिया कभी, लेना भी मत है ना, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट या जो विद्युत धारा है वो क्या है, अपन समझने की कोशिश करते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहा मैंने, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इक्वल टू क्या, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, प्रवाह की दर का मतलब क्या है, डी अपॉन डी टी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, विद्युत धारा हो गई। आई इक्वल टू क्या, डी क्यू अपॉन डी टी। आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि यदि टी समय में, यदि टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होगी बच्चों, आई इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या होगी, क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब देखो यहां से मैं आवेश का मात्रक आपको सिखा रहा हूं किस तरह से आवेश का मात्रक बनता है। तो बच्चों यहां से देखो कि Q इक्वल टू कितना होगा, I इंटू टी। Q इक्वल टू कितना होगा, I इंटू टी। अब देखो यहां से इस Q को रोका मैंने, I और T को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर गुणा कर दिया है मैंने। अब यहां से देखो Q क्या है आपका, Q आवेश है, Q क्या है आपका, आवेश है। ठीक है, ये आपका आवेश है, इक्वल टू I क्या है आपका, धारा है, और धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर। और टी क्या है, समय है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या, तो इसको क्या लिखते हैं अपन, सेकंड। तो एम्पियर इंटू जो सेकंड है वही बच्चों क्या होता है, कूलाम होता है। वही क्या होता है बच्चों, कूलाम। ठीक है, समझ में आया, चमका। ठीक है, तो यहां से आवेश क्या है, एम्पेयर इंटू सेकेंड, और एम्पेयर इंटू सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि एक कूलाम को परिभाषित कीजिए, क्या कहूं मैं आपसे कि एक कूलाम को परिभाषित कीजिए, एक कूलाम क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं एक कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा। देखो एक कूलाम होगा क्या, ठीक है, तो यहां से लिखते हैं अपन एक कूलाम इक्वल टू एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड। देखो यहां से एक कूलाम इक्वल टू एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी चालक से एक एम्पियर की धारा, यदि किसी चालक में एक एम्पियर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उससे प्रवाहित आवेश की जो मात्रा है उसको हम क्या कहेंगे, एक कूलाम। उसको हम क्या कहेंगे, एक कूलाम कहेंगे बच्चों। तो क्या कहा मैंने, किसी चालक से, मैं लिख देता हूं, यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा, यदि किसी चालक से एक एम्पीयर की धारा, यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक से, देखो यदि किसी चालक से एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा एक कूलाम
कहलाती है। क्या कहा मैंने? यदि किसी चालक से 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? 1 कूलाम कहलाएगी। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं अपन एक बार। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो I इक्वल टू कितना? dq अपॉन dt। यदि t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा कितनी होगी आपकी? I इक्वल टू q अपॉन t। और q कितना होगा? I इंटू टी। तो यहां से मैं आवेश का मात्रक बना लूं तो q क्या है? आवेश है आपका, और ये I क्या है? धारा। धारा का क्या होता है? एम्पियर। और टी क्या है? सेकंड। और एम्पियर इंटू सेकंड क्या होता है? कूलाम। एम्पियर इंटू सेकंड क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। ठीक है, फिर देखते हैं एक कूलाम की परिभाषा। तो ये क्या है? क्यू आवेश है, मैंने 1 कूलाम ले लिया। एम्पियर 1 एम्पियर ले लिया। सेकंड 1 सेकंड ले लिया मैंने। तो परिभाषा क्या हुई बच्चों 1 कूलाम की आपके पास? यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी? 1 कूलाम होगी। ओके, यहां तक की यात्रा मंगल में डन। चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात आती है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझते हैं क्या है। देखो, किसी भी वस्तु में आवेश का जो विनिमय है ना, विनिमय का मतलब समझो पहले, आदान प्रदान। क्या? आदान प्रदान। जैसे कोई भी वस्तु को आप रगड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं कि नहीं जाते? तो किसी भी वस्तु में आवेशों का जो विनिमय है, दैट मीन्स आदान प्रदान, वह सतत न होकर, कंटिन्यूस न होकर विविक्त रूप से होता है, डिस्क्रीट होता है। कैसे होता है? विविक्त रूप से होता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं अपन? आवेशों का क्वांटीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे ही अपन आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहा मैंने? कि किसी वस्तु में आवेशों का जो विनिमय है, दैट मीन्स जो आदान प्रदान है, वह सतत न होकर कैसे होता है? विविक्त रूप से होता है। उसे हम क्या कहते हैं? आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। अभी समझेंगे कि सतत रूप से न होकर विविक्त रूप से होता है, इसका मतलब क्या है। रुको अभी। ठीक है, तो यही कह रहा है किसी भी वस्तु में आवेशों का जो विनिमय है, विनिमय का मतलब आदान प्रदान, सतत रूप से न होकर विविक्त रूप से होता है। कैसे होता है? क्वांटाइज्ड फॉर्म, विविक्त रूप से होता है। ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म। अब यही जो विनिमय है उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे मान लो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा क्या है? ई है। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा ई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है। किसी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है। मतलब Q इक्वल टू कितना? Ne। Q इक्वल टू Ne। यहां पर समझो ये जो N है वो क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। N क्या है? एक पूर्णांक संख्या। आपने साफ बोला है किसी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा है इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है? E, और उसका पूर्ण गुणज मतलब N इंटू ई, मतलब N इंटू ई। तो Q इक्वल टू कितना हो गया बच्चों आपका? Ne। पर याद रखना, क्या याद रखना कि N क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। मतलब N की जो वैल्यू है आपकी वो क्या हो सकती है? 1 2 3 सॉन। क्या हो सकती है? 1 2 3 सॉन। इस तरह से होगी। आपके पास N की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगी, कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगी। कुछ अपवाद अलग है क्वार्क वगैरह में, पर वो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो क्या याद रहेगा कि N की वैल्यू हमेशा कैसे होगी? पूर्णांक के रूप में होगी। कैसे होगी? पूर्णांक के रूप में। मतलब N का मान आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरह से हो सकता है, पॉइंट्स में नहीं होगा आपके पास N का मान। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है आप जानते हो? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक की यात्रा मंगल में। कोई दिक्कत, कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है? चलें आगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आता है आपके पास। किसी वस्तु पर आवेश 1 कूलाम है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं? इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं? ठीक है बच्चों, तो Q आपके पास कितना है? 1 कूलाम है। Q कितना है आपके पास? 1 कूलाम है। आपसे क्या पूछ रहा है? N पूछ रहा है कि N कितना है। N आपसे पूछ रहा है कि N कितना है। ठीक है, तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम।
माइनस साइन सिर्फ उसकी प्रकृति को बताता है कि प्रकृति कैसी है, उसकी ऋणात्मक है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या लिया, उसका मैग्नीट्यूड लिया, उसका परिमाण लिया है, तो वो कितना है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ओके, चलते हैं। तो बच्चों यहां से सूत्र लगा दो आपका, Q इक्वल टू कितना, NE। आपसे पूछ क्या रहा है, N पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, N पूछ रहा है। तो N कितना होगा, Q अपॉन E। ठीक है, अब देखो भगवान का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, है कि नहीं है, सब है तुम्हारे पास। क्या क्या है देखो, Q, ये रहा Q कितना है 1 कूलाम, चिपका दो 1 कूलाम। E ये रहा कितना है आपके पास 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है, कूलाम से कूलाम तो कट ही जाएगा बच्चों, तो यहां से कितना आएगा, ये 1.6 है, इसका पॉइंट में हटाता हूं तो ऊपर क्या जाएगा 10, नीचे 16, 10 की घात माइनस 19 को कहां ले जाऊं, ऊपर। कहां ले जाऊं, ऊपर। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 की घात 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की घात 19 हो जाएगा। तो बच्चों यहां से n इक्वल टू, एक काम करते हैं, इसके पास 10 की घात 19 है, एक 10 और उससे ले लेते हैं, तो इसके पास कितना हो जाएगा 100, उधर कितना रह जाएगा 10 की घात 18 अपॉन 16, कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 n। मतलब समझे, इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, 6.25 इंटू 10 की घात 18, इतने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकले हुए हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, किसी पदार्थ पर 16 माइक्रोकूलाम आवेश हो, किसी पदार्थ पर 16 माइक्रोकूलाम आवेश हो, तो इस पदार्थ में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। देखो पहले अपन ये माइक्रो वाली पिक्चर को समझते हैं कि ये क्या चीज है, पहले इसको अपन समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं जो कूलाम है वो क्या है, आवेश का बड़ा मात्रक है। कूलाम क्या है, आवेश का बड़ा मात्रक है, पर व्यवहार में अन्य छोटे मात्रक भी होते हैं, व्यवहार में अन्य छोटे मात्रक भी होते हैं, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक तो होता है 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम, मिली का मतलब क्या है 10⁻³ कूलाम, 10 की घात -3 कूलाम। एक और है 1 माइक्रो कूलाम, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 की घात -6 कूलाम, 10⁻6 कूलाम। और भी है 1 नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, नैनो का मतलब क्या है बच्चों 10⁻9 कूलाम। और भी है 1 पीको कूलाम, पीको का मतलब 10⁻12 कूलाम। और भी है 1 किलो कूलाम, किलो तो तुम जानते ही हो 10 की घात 3 कूलाम। और लास्ट 1 मेगा कूलाम। देखो यहां मैंने स्मॉल लिखा है, छोटा एम लिखा है, यहां मैंने बड़ा लिखा है, एम क्या है मेगा, ये जबकि ये वाला स्मॉल क्या है मिली। मेगा का मतलब 10⁻6 कूलाम, 10 की घात 6 कूलाम। तो यहां पर समझो सबसे पहले 1 मिली कूलाम मतलब 10 की घात -3 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम 10 की घात -9 कूलाम, 1 नैनो कूलाम 10 की घात -9 कूलाम, 1 पीको कूलाम 10 की घात -12 कूलाम, 1 किलो कूलाम 10 की घात 3 कूलाम, 1 मेगा कूलाम 10 की घात 6 कूलाम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अब पे आते हैं अपन, किसी पदार्थ पर 16 माइक्रोकूलाम आवेश है, तो Q कितना है आपका 16 माइक्रोकूलाम। तो सबसे पहले Q इक्वल टू ये 16 इंटू माइक्रो, माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 की घात -6 कूलाम, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 कूलाम। अगर बच्चों आप लोगों की इजाजत हो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.6 इंटू 10⁻5 कूलाम। मैंने एक 10 नीचे भेज दिया है और उसका पॉइंट मैंने यहां पर लगा दिया है। ऐसा इसलिए किया है जानबूझ के ताकि जब मैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करूं तो जल्दी से कट जाए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए, मतलब आपसे n पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश आप जानते ही हो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। सूत्र आपको पता है ही सही, Q इक्वल टू NE, तो n कितना बच्चों Q अपॉन E। Q बताओ कितना है, Q कितना है 16 माइक्रोकूलाम मतलब 1.6 इंटू 10 की घात -5 कूलाम। E कितना है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। 1.6 से 1.6 का बलिदान हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 10⁻, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना हो गया प्लस का 19, कितना बचा 10 की घात 14। ठीक है, तो उस पदार्थ में से, उस वस्तु में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले बच्चों 10 की घात
14, याद रहेगा 10⁻14। ओके, नेक्स्ट क्या है, किसी वस्तु ने 400 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। किसी वस्तु ने 400 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्या? हाँ बिल्कुल सर, 400 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उस पर आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, आवेश का मान बताना है, क्यों उस पर कितना है और उसकी प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति तो सिंपल पता लग ही रही है, किसी वस्तु ने 400 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ग्रहण करती है कोई भी वस्तु तो उस पर क्या आता है, ऋणावेश। तो नेचर कैसा हो गया इसका, ऋणात्मक हो गया है। अब सुनो, आपको क्यों निकालना है, एन आपने दे रखा है, ई भी आपको पता है, ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो क्या फॉर्मूला है, Q इक्वल टू एन ई, एन कितना है 400 इंटू 1 कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। तो बच्चों ये कितना गया 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻17 कर दूं इसको, क्योंकि 400 था तो 4 इंटू 10⁻2 तो ये 16 हो गया। ये 16 चौक 64 मतलब 6.4 इंटू 10⁻17 और ये कूलम। ये आपके पास क्या आ गया, आवेश आ गया। और प्रकृति, और अगर आप प्रकृति की बात करोगे, नेचर की आप बात करोगे, तो उसने क्या किया है 400 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, एब्जॉर्ब किया है उसने। इसका मतलब उसकी प्रकृति कैसी हुई बच्चों, ऋणात्मक। आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, देखो, क्या किसी वस्तु पर 6.5 इंटू 10⁻18 कूलम आवेश हो सकता है। हमने आपसे कहा है कि Q इक्वल टू कितना होता है Ne, पर n क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। n क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। दैट मीन्स n का जो मान है आपके पास वो क्या होना चाहिए 1 2 3 4 सॉन, इस तरह से होना चाहिए। अगर इस तरह से आया तो मैं कह सकता हूं कि उस वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है। पर चेक किया जाए कि वास्तव में इतना आवेश है कि या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो, ये आपको Q दे रखा है कितना 6.5 इंटू 10⁻18 कूलम, 6.5 इंटू 10⁻18 कूलम। और आपको निकालना है n, पर शर्त क्या है, अगर इतना आवेश है तो n की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पूर्णांक आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, पूर्णांक आनी चाहिए। ठीक है, E आप जानते हो कितना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो बच्चों सूत्र क्या है, Q इक्वल टू Ne, तो n कितना Q अपॉन E। तो यहां से Q कितना है 6.5 इंटू 10⁻18 और E कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 44.65। कितना आएगा 44.65। तो एक चीज याद रखना, n की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 44.65 आ रही है, 44.65। जबकि मैंने आपसे क्या कहा, पॉइंट्स में नहीं आएगी, पॉइंट्स में नहीं आएगी। Q का मान हमेशा क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक पूर्णांक। जबकि आप क्या देख पा रहे हो यहां पर कि n की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है बच्चों 44.65 आ रही है। ये एक पूर्णांक नहीं है, ये एक पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये जो वस्तु है इस पर 6.5 इंटू 10⁻18 कूलम आवेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों देखो कैसे, हम जानते हैं कि I इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन T। I इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन T होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। तो यहां से अगर आप क्या करो, Q कितना करो 1 कूलम, Q कितना कर दो आप 1 कूलम कर दो, और T क्या कर दो बच्चों 1 सेकंड कर दो। Q क्या कर दो आप 1 सेकंड कर दो। तो वैल्यू पुट करो, तो I इक्वल टू Q की वैल्यू 1 कूलम और T कितना 1। तो बच्चों I कितना आया 1 एम्पियर। क्या 1 एम्पियर। बस समझ गया क्या हो रहा है यहां पर। यदि किसी चालक में 1 सेकंड तक, यदि किसी चालक में 1 सेकंड तक 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा क्या होती है 1 एम्पियर होती है। उस चालक में प्रवाहित धारा क्या होती है 1 एम्पियर। तो बच्चों ये आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करूं कि आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों आप क्लास को कंटिन्यू देखना, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी।
और इसको कंटिन्यू लेक्चर्स को देखते रहिए आप। ओके स्टूडेंट्स।